नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एसआईपी अब हर जरूरत का साथी माना जाने लगा है और यही वजह है कि एसआईपी खाते और निवेश में 26% की अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऐसे में एसआईपी से कैसे आप मुनाफा बढ़ा सकते हैं, कैसे आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, इस पर खास चर्चा आज हमारी रहने वाली है। और साथ ही हम स्मॉल कैप कैटेगरी की खास तौर पर चर्चा करेंगे, जहां पर भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिली है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हैं फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। महीना दर महीना एसआईपी से निवेश लगातार बढ़ता जा रहा है और जो अक्टूबर के आंकड़े हैं उसमें भी ऑलमोस्ट टचिंग 17,000 करोड़ के एसआईपी के आंकड़े हमने देखे हैं। उम्मीद यही की जा रही है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो 17,000 का आंकड़ा है वो भी जल्दी पार हो जाएगा, उस माइलस्टोन को क्रॉस कर लेगा। तो बाजार चाहे कैसा भी क्यों ना हो, एसआईपी हर मौसम में हिट क्यों है? नमस्कार स्वाति जी। जैसे आपने कहा कि एसआईपी का आंकड़ा काफी बड़ा है। मैंने आपके शो पे 2 साल पहले, पौने 2 साल पहले कहा था कि भाई 25,000 करोड़ पर मंथ पहुंचने की संभावना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के खत्म होते होते। आई थिंक ये होना होना मुनासिब लग रहा है अभी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्योंकि 2013 से सेबी ने म्यूचुअल फंड की एजुकेशन पे काफी एम्फेसिस रखा है। बहुत सारे लोगों का एम्फेसिस है। एम्फी खुद खर्चा कर रही है म्यूचुअल फंड का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और एएमसीज भी कर रही हैं। वो जो 2 पैसा 0.02% ऑफ द करंट एसेट्स जो है वो एसआईपी की अवेयरनेस या फिर म्यूचुअल फंड की एजुकेशन के लिए खर्च हो रहा है 2013 से। उससे काफी एक इंसान को समझ आई है कि म्यूचुअल फंड एक सबसे ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है और जिसमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो सकती है। और इंडिया में स्ट्रक्चर्ड सेविंग्स की कमी थी। लोग चिट फंड्स और ऐसे ऐसे स्मॉल सेविंग्स भी करते थे। ना जस्ट गवर्नमेंट की तो करते ही थे, बट हमारी आदत है कि छोटे छोटे पैसे इकट्ठा करें, क्योंकि इंडिया की जो आबादी है उसमें एक जितनी चादर हो उतनी फैलाओ। बचाने की जो क्षमता है, जो चाह है, वो काफी ज्यादा है। अब म्यूचुअल फंड्स भी उसका फायदा ले रहे हैं क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंटली उनकी एजुकेशन हुई है। आई थिंक विश्वास बहुत बड़ा है, एंड राइटली सो। ग्लोबली जो म्यूचुअल फंड होता है यूएस में, जितनी भी जीडीपी है उससे 1.4 टाइम्स म्यूचुअल फंड की एसेट्स हैं। हमारी सिर्फ 0.16 है हमारी जीडीपी की तुलना में। तो बहुत बड़ा सफर आगे भी तय करना है, एंड आई थिंक एसआईपी इज गोइंग टू प्ले अ लार्ज रोल इन द होल फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स। बिल्कुल, और आंकड़े इस बात की गवाही भी देते हैं। महीना दर महीना और पूरे साल में जो 26% की ग्रोथ एसआईपी निवेश में हमें देखने को मिली है, वो बताने के लिए काफ़ी है कि हर बाजार में एसआईपी हिट है। पर जब एसआईपी को टाइम करने की लोग कोशिश करते हैं, निवेशक कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि बाजार पीक पे है, अगर तो यहाँ पर कुछ पैसे डाल दिया जाए या तब एसआईपी की शुरुआत की जाए। कुछ लोग गिरावट में खरीदारी के मौके तलाशते हैं और कुछ ऐसे निवेशक हैं फिरोज, जो कि चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे हो, वो अपना सिस्टमैटिकली निवेश करते हैं। क्या कुछ डिफरेंस होता है ऐसे निवेश में जो बाजार के हाई में किया जाता है, या फिर ऐसा निवेश जो कि बाजार के लो में किया जाए, या फिर कंसिस्टेंटली एसआईपी करते रहे तो वही बेस्ट तरीका है? स्वाति जी, ये जो प्रश्न है काफी लोगों के जहन में आता है, और वो चिंतित होते हैं कि मैं एसआईपी को भी टाइम करूं कि ना करूं। तो आंकड़े जो हैं वो बहुत सही दिशा दर्शाते हैं हमारे लिए। तो मैं आंकड़ों से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा स्वाति जी, आपको और हम सब दर्शकों को। अगर ये शॉर्ट टर्म पैसा है, जैसे अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स 5 साल है, तो टाइमिंग की मैटर फिर भी होती है। जैसे हमने अगर एक आंकड़ा किया कि अगर एक इंसान पीक पे निवेश करता है और 5 साल के लिए निवेश करता है, तो उनकी रिटर्न आती है 10.8% की। और सबसे लो, अगर वो खुश नसीब होते हैं या फिर उनको टाइमिंग की कोई ऐसी कला मिल जाए अलादीन जैसी, और वो सबसे लोज में इन्वेस्ट करें, तो 18.54 मिलता है। बट एसआईपी के माध्यम से 5 ईयर में करें तो उनको 14.02 मिला है। तो आप देख रहे हैं कि एसआईपी का जो आंकड़ा है, 14% की जो रिटर्न है, वो 10.84 से ज्यादा है, और लोस से जो इन्वेस्ट करते हैं जिसमें 18% मिलती है उससे कम है, जाहिर सी बात है।
बट अगर हम 10 साल की एनालिसिस करें, तो पीक पे इन्वेस्ट करने वाले को 10.54, लो पे इन्वेस्ट करने वाले को 14.41, और एसआईपी के माध्यम से डिसिप्लिन की तरह इन्वेस्ट करने को 12.4। तो अब ये जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो गया। यही चीज अगर हम 25 साल का आंकड़ा देखें, और कोई इंसान 25 साल के लिए पीक्स पे निवेश करता है तो 11.5 की रिटर्न मिलती है, और लॉस पे इन्वेस्ट करता है तो 13.87। और एसआईपी के माध्यम से डिसिप्लिन तरीके से, ये प्रश्न का उत्तर ना ढूंढते हुए डिसिप्लिन तरीके से अगर एसआईपी के मंथली इंस्टॉलमेंट्स करें तो 12.8 मिलती है। तो ज्यादा अंतर नहीं रहा, लोज में इन्वेस्ट करने पे 13.8 और एसआईपी से डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करने के 12.8, तो सिर्फ 1% का अंतर रह गया। और लोस पे इन्वेस्ट करना तो नामुमकिन सी बात है, अगर आपके पास कोई हाइंडसाइट की जो दृष्टि हो तभी वो मुमकिन है। तो एसआईपी की जो कंसिस्टेंसी है वो रिटर्न्स को काफी नॉर्मलाइज कर देती है, स्पेशली इन द लॉन्ग रन, स्वाति जी। सो नो टाइमिंग नीडेड फॉर एन एसआईपी। तो एसआईपी जब करो तभी अच्छा, ये फिरोज का कहना है, और उन्होंने सब्सटैंशिएट किया अपने इस जवाब को इन आंकड़ों से भी। अलग अलग किस्म के एसआईपी भी लोग करते हैं। सबसे जो फेमस है वो मंथली है, जो सबसे ज़्यादा लोग करना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें एक डिसिप्लिन रहता है। कुछ लोग वीकली भी करते हैं, कुछ लोग डेली भी करते हैं, और एक होती है ट्रिगर एसआईपी भी। तो एक रेगुलर एसआईपी, फिर उसको टॉप अप करना, या फिर एक ट्रिगर एसआईपी करना, क्या अंतर है इनमें? जैसे रेगुलर वाली एसआईपी है, जैसे नाम ही कहता है कि उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। एक स्पेसिफिक डेट है, उस दिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे और उसी दिन म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदने का ऑर्डर चला जाएगा, और जब पैसे आपके अकाउंट से ट्रांसफर होकर म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पहुंच जाएंगे तब आपको यूनिट्स अलोकेट हो जाएंगे। ये हो गई नॉर्मल एसआईपी। आप उसमें मंथली की फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं, डेली ले सकते हैं, वीकली ले सकते हैं, सब एक नॉर्मल एसआईपी है। उसमें सिर्फ एक ही अंतर है, जो फ्रीक्वेंसी का अंतर है। बट अगर ट्रिगर एसआईपी की बात करें, जैसे नाम ही कहता है कि वो एसआईपी एक ट्रिगर है। अगर आप कहते हैं कि -5% मार्केट जब -5 हो तब मेरी एसआईपी ट्रिगर हो जानी चाहिए, तो उसको कहते हैं ट्रिगर एसआईपी। आप कह सकते हैं कि मुझे -5 पे ट्रिगर करना है, -10 पे ट्रिगर करना है, जो भी मार्केट की फॉल है वो आप उस पे ट्रिगर जरूर कर सकते हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर एसआईपी। वो उन लोगों के लिए है जो मार्केट टाइमिंग करना चाहते हैं और मार्केट को थोड़ा ज्यादा समझते हैं। बट मेरे हिसाब से ये 1% लोगों के काम की चीज है। बाकी 99% लोग साधारण एसआईपी भी कर लें, और करना जरूरी है। और ट्रिगर एसआईपी जनरली जिसमें आप ट्रिगर कहते हैं कि -5 होते हो मेरे पैसे डल जाने चाहिए, और जब भी -4 होती है तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे डेबिट करके म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीद के दे देती है, तो आप अपने काम में मसरूफ भी रहें। जिस दिन मार्केट गिरे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाती है, इसीलिए उसका नाम है ट्रिगर एसआईपी। ओके, तो जो एसआईपी जो लोग कर रहे हैं उनका ये भी सवाल रहता है कि हम चलिए मानिए मंथली एसआईपी कर रहे हैं कि, लेकिन क्या किसी एक पर्टिकुलर तारीख पर अगर हम एसआईपी करें तो क्या हमें उससे ज़्यादा फायदा होगा? इस पर भी क्योंकि आपने स्टडी की है, हमने चर्चाएं बहुत इस पर की हैं, लेकिन लोगों की दिलचस्पी ज़रूर रहती है जानने में कि अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर लें महीने की शुरुआत में या महीने के मिडिल में, मध्य में, या फिर एंड में अगर एसआईपी करें, अगर थोड़ा बहुत रिटर्न उनको और ज्यादा भी मिल जाए तो इसमें क्या बुरा है? तो ऐसा कुछ वर्क करता है? ये स्वाति जी, हमने काफी स्टडी किया, हर एंगल से स्टडी किया, तो ज्यादा अंतर नहीं दिखा मेरे हिसाब से। मंथ एंड पे करने की थोड़ी ज्यादा बेनिफिट्स दिखे, बट आई थिंक वो भी लक के वजह से हुए होंगे। सो आई वुड से डेट से इतना मैटर नहीं करता। तो हमने पूरे डेट्स करके देखे, 25 साल की एसआईपी पहली तारीख को करो तो क्या होता है, 7 तारीख को करो तो क्या होता है, 14 को करो, 21 को करो, 28 को करो। तो इंसिडेंटली 28 ने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया, बट अगले 10 साल अलग भी हो सकते हैं। बट ये क्योंकि ये पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस है, तो डेट्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट थिंक यू हैव टू स्क्रैच योर माइंड टू मच फॉर दिस, क्योंकि एसआईपी में जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है, उसकी वजह से आपको ओवरऑल बेनिफिट जरूर मिल जाता है। क्योंकि जब सस्ते होते हैं यूनिट्स तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, क्योंकि आप उसी अमाउंट में ज्यादा आप यूनिट्स खरीद पाते हैं। सो आई थिंक व्हेन यू गेटिंग रुपी कॉस्ट एडवांटेज, उसकी डेट से इतनी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मानना।
अब एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी के हमें फायदे तो मालूम है डेफिनेटली फिरोज, लेकिन अभी किसी को बाजार में पैसे लगाने हैं, उनको बाजार की बढ़त का मानिए ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है, तो अगर एक मुश्त पैसा किसी के पास है उसी को टुकड़ों में लगा देना सही है, या फिर एक मुश्त पैसा उठाकर पूरा लमसम लगा दिया, तो उस पैसे का ट्रीटमेंट आप कैसे कहेंगे अभी निवेशकों को? ये स्वाति जी, एसआईपी जो है वो आपके फ्यूचर कैश फ्लोस की कमिटमेंट है। जैसे क्योंकि आपको सैलरी मिलने वाली है हर महीने, उसकी कमिटमेंट अगर आज बैठे बैठे कर दें तो उसको कहते हैं एसआईपी। जब लमसम पैसा होता है तो आप उसको एसटीपी में भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें आपने एक लिक्विड फंड खरीद लिया और एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कहा कि यार पूरे पैसे मत डालो, मुझे भय लगता है, अब धीमे धीमे 6 किस्तों में पैसा डाल दो। तो एसटीपी या लमसम, ये दोनों एक कंपीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एसआईपी और लमसम कंपीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। एसटीपी एंड लमसम कंपीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आज की करंट स्थिति के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपकी मार्केट जो है 19,800 की लेवल्स पे है। हमारा ये मानना है कि इस साल निफ्टी कंपनियां, जो 50 कंपनियां हैं, वो 945 रुपए कमाने की क्षमता रखती है। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा है, बट नॉर्मल वैल्यूएशन के इर्द गिर्द ही है। तो लमसम करें या एसटीपी करें, उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से। बट एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस, अगर बड़े एक मुश्त पैसे आते हैं, तो अगर आपकी रिस्क एपेटाइट इतनी ना हो तो उसको किस्तों में बांट देना ही सही समझदारी होती है। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं अपने पैसे के साथ क्या करता हूं। अगर समझो कि मेरे पास कुछ बड़ा सा बोनस आ जाता है या कोई प्रॉपर्टी बिक जाती है और उसके पैसे डालने होते हैं, तो मैं उसको एसटीपी के माध्यम से 6 किस्तों में डालता हूं। और अगर 2 किस्तें हो गई और तीसरी किस्त जाने से पहले अगर मार्केट 5% गिर जाती है या 10% गिर जाती है, तो मैं बाकी चारों किस्तों को इमीडिएटली वापस परचेज कर लेता हूं। तो एसटीपी के इरादे से शुरुआत की। समझो कि अमूमन 2 किस्तों के बाद मार्केट गिर जाए, मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, मार्केट गिर जाए, तो मैं उस गिरावट का फायदा लेके जो बाकी 4 किस्तें हैं उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं डालता हूं, उसको एएमसी को कहता हूं अभी एक साथ ही डाल दो चारों किस्तें, क्योंकि मार्केट गिर चुकी है। इसको कहते हैं एसटीपी प्लस लमसम का कॉम्बो। अगर ऊपर वाले ने कोई अपॉर्चुनिटी दे दी तो बाकी किस्तों को फटाफट डाल दो, नहीं दी तो 6 किस्तों में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अपने पैसे लमसम के मार्केट के अंदर डाल दें। और स्पेशली जो अगला साल है, इलेक्शन का साल है, तो जल्दी से पैसे डाल दें और प्रार्थना करें कि कैपिटल मार्केट्स रिजॉइस। बिल्कुल, मैं इनफैक्ट मैं इसी पर आ रही थी फिरोज, क्योंकि हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर हैं। हमने एक बहुत ही शानदार साल देखा है, स्पेशली कोविड के बाद जब हम धीरे धीरे उभरे, उसके बाद 2023 एक तरीके से हम एक रिबाउंड वाला साल जरूर देख सकते हैं अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश या एसआईपी के लिहाज से देखें। आगे बहुत इवेंटफुल समय रहने वाला है बाजार के लिए भी। तो आने वाले टाइम में जो ये आंकड़े हैं या जो रिटेल निवेशक हैं, उनका जो बिहेवियर है या जो उनकी ट्रैजेक्टरी है, वो कैसे जाते हुए आप देख रहे हैं? मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक ने यह दर्शाया है कि उसको शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट से आज इतना फर्क नहीं पड़ता। 10 साल पहले ऐसा जरूर होता था कि अगर मार्केट टूट जाए तो एसआईपी बंद होने लग जाती थी, लोग डर जाते थे थोड़ी सी लॉस देख के पेपर पे, और वो डर जाते थे। तो आज जो है बड़ी हिम्मत आ गई है इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में, और वो समझदारी भी है। ऐसे नहीं कि बेकार की हिम्मत है, मतलब समझदारी वाली हिम्मत दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इलेक्शन से डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, एफआईआईज भी इंडिया की तरफ बहुत डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं लास्ट 3-4 साल में। 5 साल पहले अगर एफआईआई पैसे डालते थे तो ज्यादातर पैसे निफ्टी की कंपनियों में डालते थे। एफआईआई की जो पार्टिसिपेशन थी स्मॉल कैप स्टॉक्स में बड़ी कम थी। आज एफआईआई स्मॉल कैप के माध्यम से इंडिया की स्टोरी को खेलना चाहते हैं। तो ये बहुत अलग बिहेवियरल पैटर्न है एफआईआई का, जो 20-25 सालों से देखने को नहीं मिला। पॉइंट 3, इलेक्शन जो है उसकी एक परसेप्शन डर की है कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर के लिए। हमने 5 जनरल इलेक्शन के आंकड़े देखे 1999 से, और हर साल जब इलेक्शन था, 6 महीने पहले और 6 महीने बाद, अगर एक साल की अवधि भी ले तो 10% तो मिनिमम रिटर्न आई है, एवरेज 16% की रिटर्न आई है। तो ये 5 साल
इलेक्शन जिसमें बीच में था, वो पांचों साल में पॉजिटिव रिटर्न ही आई है और इलेक्शन ने बैड न्यूज नहीं दी है। तो ऑफ कोर्स वो 2-3 दिन तेले मार्केट ऊपर नीचे होती है। सो इलेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी नॉट एन एडवर्सिटी। दैट इज द पॉइंट 3 आई एम मेकिंग। पॉइंट 4, आई पर्सनली थिंक अगर ये कैपिटल मार्केट्स को ये बड़ा पसंद आता है कि अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू हो, उनको चेंज पसंद नहीं आता है। अगरचे यही गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो बहुत सारा इन्फ्लक्स ऑफ मनी, फॉरेन इन्वेस्टर मनी आने की संभावना है। तो आप अपने पैसे को वेट ना करें और डाल दें, और लॉन्ग टर्म के लिए डालें ताकि वो 13-15% कंपाउंडेड दे सके, जो एफडी से 4 गुना ज्यादा पोस्ट टैक्स, 3 गुना ज्यादा पोस्ट टैक्स मिलने की संभावना होती है। करने वाले अब हम चर्चा स्मॉल कैप सेगमेंट की। हमारे साथ आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हैं। फिरोज, पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप सेगमेंट में खासतौर पर खासा उत्साह है, खासा आकर्षण है, और हमने अक्टूबर के आंकड़ों में भी देखा लगभग 4500 करोड़ का यहाँ पर निवेश आता है, वो हमने देखा है। तो ऑल इन ऑल ये सेगमेंट काफी ज्यादा बजिंग है। चल क्या रहा है यहाँ पर? स्वाति जी, देखिए कि स्मॉल कैप आपकी शो पे हमने रिकमेंड किया था मार्च में, फरवरी मार्च में 2-3 शोज में रिकमेंड किया था स्मॉल कैप। स्मॉल कैप 2018 से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था इस ईयर की बिगिनिंग तक। 5 साल की जो स्मॉल कैप की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, आईएलएफएस की एक क्राइसिस हुई थी सितंबर 2018 में। उसके बाद स्मॉल कैप में रुझान नहीं था और अंडर परफॉर्मेंस था 5 साल का। जब हमने एनालाइज किया कि जब भी इतनी खराब अंडर परफॉर्मेंस होती है स्मॉल कैप की, उनकी बाउंस बैक निश्चित होती है अगले 3 सालों के अंदर। इस आधार पे ये एक आधार था हमारा स्मॉल कैप बढ़ाने का अपने मॉडल पोर्टफोलियो में, तो वो काफी अच्छा चला। इस साल स्मॉल कैप इंडेक्स ने निफ्टी को 22% से बीट किया है, जो कि अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्मार्ट मनी स्मॉल कैप में आने लग गया जनवरी, फरवरी, मार्च से, और उसकी वजह से जो और लिक्विडिटी आई, फॉरेनर्स भी डाल रहे हैं पैसा, और अर्निंग्स जो एस्टिमेट्स थी वो भी काफी अच्छी आई हैं। जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो वैल्यू है आज 13,000 का है, और उसकी जो अर्निंग्स की पोटेंशियल है 636 इस साल, 636 रुपए वो स्मॉल कैप की 250 कंपनी का इंडेक्स कमाने की गुंजाइश है। तो पी कितनी हो गई? 13,000 डिवाइडेड बाय 636, 18-19 की पी है ऑन एन ओवरऑल इंडेक्स लेवल। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस था उससे स्मार्ट मनी आया, स्मार्ट मनी आने के बाद अर्निंग्स आई, रिटेल पैसा भी आने लग गया। ये लिक्विडिटी की वजह से री रेटिंग हुई, एफआईआई भी पैसा डाल रहा है, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई। अब जो पैसा आ रहा है वो परफॉर्मेंस के आधार पे और पैसा आ रहा है। तो जैसे आपने अक्टूबर का आंकड़ा कहा, 4,495 करोड़ आया। अक्टूबर में, सितंबर में 4,400 आया, अक्टूबर में 2,800, 2,700 आया। और हमारी जो ग्राउंड टीम काम करती है थ्रू द मंथ टू फाइंड आउट कितना पैसा आया, नवंबर का हमारा एस्टिमेट है बिफोर ऑफिशियल नंबर्स कम 2,800 करोड़ आ चुका है स्मॉल कैप कैटेगरी में ऑलरेडी नवंबर के 22-23 वर्किंग दिनों में, 22-23 दिनों में। सो लिक्विडिटी बैक्ड बाय अर्निंग्स एंड अंडर परफॉर्मेंस, ये हुआ है। बट क्या है कि स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत वेरीड इंडेक्स है। उसमें जो लार्जेस्ट स्टॉक है वो 52,000 करोड़ की मार्केट कैप का है, उसको फिर भी आज स्मॉल कैप करार दिया गया है। और सबसे छोटा जो वैल्यू है मार्केट कैप के आधार पे वो 3,200 करोड़ है। एक इंडेक्स जिसमें 50,000 करोड़ की भी कम, बहुत अपॉर्चुनिटी भी होती है, और वैल्यूएशन थोड़े स्टॉक्स का बहुत गड़बड़ा गया है, बहुत ज्यादा ऊपर गया है। बट आई थिंक स्पेसिफिकली अगर फंड मैनेजर थोड़े स्टॉक्स खरीदना चाहें, ठीक से खरीदना चाहें, तो बहुत अपॉर्चुनिटी आज भी है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। पर कितना निवेश फिरोज, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में अभी आ रहा है। जो नया निवेशक है वो भी इस पूरे जो ये यूफोरिया है उसमें शामिल होना चाहता है। उसको लग रहा है कि स्मॉल कैप से तो बहुत पैसा बन रहा है, पर सही स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? मतलब जब कहते हैं ना कि डोंट गो ओवरबोर्ड, आपको जरूरत से ज्यादा किसी कैटेगरी में निवेश तो नहीं करना चाहिए। तो अभी स्मॉल कैप में स्पेशली, क्योंकि हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं, निवेश का सही तरीका, सही स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए किसी के लिए? स्वाति जी, देखिए बहुत सारे अलग अलग किस्म की स्थिति होती है लोगों की। अगर आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर ही लिया था पहले, तो अगर आप थोड़ा सा और ऐड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपने पूरी रैली मिस कर दी है तो आज इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं। अगर आपने समझो कि अगर आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से 25 रुपए आपने स्मॉल कैप में पहले ही डाल दिए थे और ऑलरेडी सारा बफर बना चुके हैं, अच्छा पैसा बना चुके हैं, तो आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर 25 रुपए डाले थे तो काफी पैसा कमाया है, तो और 5 भी रुपए डाल दें तो मेरे हिसाब से हर्जा नहीं। बट अगर आपने ऊपर जाते वक्त पैसा ही नहीं डाला और आज पूरा पैसा डालना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि काफी रैली हो चुकी है। बट हमारा ये मानना है कि अगले 3 4 5 महीने तक तो ये रैली चलनी चाहिए। बट म्यूचुअल फंड निवेशक जो है वो लंबी अवधि से पैसा लगाता है। तो इसीलिए अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं होती। एसआईपी इन स्मॉल कैप फंड, और उसमें भी कई सारे फंड हैं जो थोड़े एग्रेसिव हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 3 स्कीम्स हैं। ये 3 स्कीम्स अगर आप खरीद रहे हैं तो इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि रिस्क के आधार पे हमने इनकी चुनाव की है। तो आदित्य बिरला स्मॉल कैप हो गया, इन्वेस्को स्मॉल कैप एंड चिराग सेतलवाड साहब का एचडीएफसी स्मॉल कैप, ये तीनों स्कीम्स बहुत प्रूडेंटली मैनेज हुई हैं और जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उनको बाहर रखा गया है। तो हमारी अगर टॉप 10 स्टॉक्स देखें इंडेक्स लेवल पे, उनकी जो वैल्यूएशंस हैं, टॉप स्टॉक सुजलॉन एनर्जी है, उसकी पीई 100 के ऊपर है। सेकंड स्टॉक है केपीआईटी। ऐसे अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाएं तो वैल्यूएशन काफी ऊपर भी है। तो इसीलिए अच्छे फंड खरीद रहे हैं, एसआईपी के माध्यम से खरीद रहे हैं, तो मुझे कोई नहीं लगता कि आप राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मॉल कैप कैटेगरी की हमने चर्चा की और क्या वजह है स्मॉल कैप में अभी आपको निवेश करने की और आगे क्या रह सकते हैं प्रोस्पेक्ट्स, इस पर चर्चा की हमसे फिरोज ने। बहुत धन्यवाद फिरोज आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो मनी गुरु में आज के लिए हम बस यही शो को समेटते हैं, पर बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।